कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहे। मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी, जरूर किया, क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने राज्य में किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में हम एक शब्द बोले। नहीं, क्या है ये तो वही पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। खड़े बैठिए ना आप, बड़ा दिल्ली का बैठिए। बिहार के बारे में क्या जानते हो? ABCD जानते हो ही नहीं, ABCD जानते हो। और हम लोग को आश्चर्य तब होता है जब मणिपुर इस देश का पूर्वोत्तर राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है और वहां की चर्चा जब होती है, वहां के हालात पर जब चर्चा होती है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों के छिटपुट घटनाओं की चर्चा करके उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये नहीं है। मणिपुर को आप इतने हल्के में नहीं लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी। आपका पूर्वोत्तर, पूरा पूर्वोत्तर का सीमा, आपका पूरा पूर्वोत्तर का सीमा उससे प्रभावित होगा। लेकिन आप उसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है, उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लंबा लंबा भाषण हुआ, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं भी गया था, मणिपुर गया था, और मैं गया था 2 समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। जितने हल्के में आप कह रहे हैं उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग गए थे, दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे। दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी है? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो बहुत लोगों को चिलमिलाहट लगी, तितली लग गई। नहीं है। मणिपुर में आज बहुत कुछ करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। दोनों समुदाय में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है। आज बेघर होकर लोग मई से आज तक राहत शिविरों में रह रहे। राहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का गर्भ रह रही है, वहां प्रसव पीड़ा हो रहा है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। और आप कह रहे हैं उसको अलग अलग राज्यों की छिटपुट घटनाओं को जोड़कर आप कह रहे हैं कि बहुत सही। भाई मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी ने,
जरूर किया। क्या नहीं प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने राज्य में, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में हम एक शब्द बोले? नहीं, क्या है, क्या है? ये तो वही पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। और दिनकर जी की एक कविता है, हम आपको सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूं, तब तुम ही टटोलो हृदय देश का और कहो, लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है? बोलो बोलो विस्मय में ये मत मौन रहो। ये है दिनकर जी की कविता। आप मौन धारण की, आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन है, और इसलिए आज अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। महोदय अभी आएंगे, बोलेंगे, आप चिंता मत, चुप रहिए, बैठिए ना, अभी आपको बताएंगे, अभी वो भी बता देंगे आपको, बैठिए आराम से बैठिए, सुनिए, नहीं बैठिए जी, आप बोलिए, चिंता मत करिए, आपका जब नंबर आए तब बोलिएगा, आप बोलने दीजिए, प्लीज बैठ जाइए, तो चिंता नहीं, ठीक है, टिकट नहीं, जब आपका पक्ष का नंबर आएगा बोलेगा, आप बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए जी, बोलिए, उधर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति महोदय, अब हम जरा बता दें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम बता दें, आदरणीय प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, 9 वर्षों से राजीव रंजन सिंह जी के रिकॉर्ड में जा रही है जी, 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं, और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, इस देश के बेरोजगारों पर क्या वादा किया था उन्होंने? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, काहे का? और बना दिया क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था, और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो मिल गया, क्या हुआ? आज वही लड़के 5,000 4,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए। बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी नहीं है। रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। बाहर रोजगार के प्रति आपका नजरिया कौन सा? रोजगार के प्रति आपका नजरिया है, यही है आपका रोजगार के प्रति आपका नजरिया।
महोदय देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में घूम घूम के भाषण दिया। अरे बोलिए ना कि नहीं बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का अगर साहस है, हिम्मत है तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन लाएंगे, काला धन पूरे देश से लाएंगे, पूरे दुनिया में जितना काला धन है वो लाएंगे। हर गरीब के खाते में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी नहीं मिला। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आपके आंख के नीचे से काला धन लेके विदेश चला गया, आपका बैठे रह गया। आप देश की जनता को छल रहे हैं, देश की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद इस देश के गृह मंत्री जी 2014 के चुनाव के बाद हमने देखा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू उनका। एक टीवी चैनल वाले ने पूछा देश के गृह मंत्री जी से कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने इस देश में नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था। आपने हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब था कि चुनाव के टाइम में इस तरह के जुमले कहे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरे इसमें है, कहिएगा दिखा देंगे इसमें है आपका गृह मंत्री जी का इंटरव्यू, आपका गृह मंत्री जी का इंटरव्यू है, दिखा देंगे। आपके गृह मंत्री जी का इंटरव्यू दिखा देंगे। जुमला कहेंगे, ये सब जुमलेबाज हैं। ये क्या बोलेंगे? जुमला कहते हैं। इनके 1 नंबर के मंत्री ने इस देश में कहा कि जो चुनाव में हम वादा करते हैं वो जुमला होता है। यह कह रहे हैं महंगाई। आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। आप उज्ज्वला योजना की चर्चा अब आप नहीं करते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जितना सिलेंडर आपने बांटा 5% घरों में भी आज वो सिलेंडर नहीं जल रहा है। क्यों? 1400 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। अब आप उसका नहीं, पहले बहुत पीठ थपथपाते थे, अपना हर भाषण में कहते थे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। अब शांति में कायम हो गया। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। आजकल आप देश भर में घूम घूम के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री का भाषण सुने। 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र में घोटाला हो गया। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज 3 दिन के अंदर सबको वॉशिंग मशीन में डाल के 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया, सबको सरकार में शामिल कर ली। वाह, कर्नाटक का चुनाव लड़े थे ना अभी। कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रहलाद जोशी जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा। भ्रष्टाचार 40,000 वो भी बताएंगे, वो भी बता रहे हैं आपको, चिंता मत करिए, वो भी बता रहे हैं। एक मिनट, वो भी बताएंगे आपको। आप कर्नाटक में 40 लाख की चर्चा हर घर में थी, हर सड़क पर थी, हर चौक पर थी, हर चौराहे पर थी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपको क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आपका कर रहे हैं? कल वो भी बताएंगे, चिंता मत करिए राकेश जी, वो अभी बताते हैं अभी आपको। अभी आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं, चिंता मत करिए ना। अरे बैठिए ना, उसी पर आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर ओनली। कृपया अभी देखिए, अध्यक्ष पीठ की तरफ बात करें। कहाँ यहाँ बैठे? आप निशिकांत जी कल भाषण दे रहे थे। आप अपनी बात कहिए। खाली फंडिंग करते थे। अरे भाई, किस कंपनी के बिहाफ में आप फंडिंग करते थे? उसका भी तो जरा नाम बताइए। फंडिंग करते थे तो इसलिए अब गृह मंत्री जी ने, अब सुन लीजिए, गृह मंत्री जी ने चर्चा किया। दिल्ली विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, अरे भाई बैठिए ना, बैठिए।
गए थे, आप भी गए थे, कहाँ गए थे वो हम बोल दें क्या? आप ललन बाबू, आप इधर बात कुमार जी कीजिए के यहाँ गए थे कि भाजपा वाला हमको अरे बहुत तंग कर रहा है, बात कीजिए, बात कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। 2022 में जब हम लोगों का गठबंधन बना 9 अगस्त को, 1 मिनट, 9 अगस्त 2022 को, तब से इनको तितली लग गई, तब से इनको भारी तितली लग गई है। पूरा देह खजुला रहा है, सबका देह खजुला रहा है। 2017 में अभी बताएंगे आपके भविष्यवाणी का भी, आपके गृह मंत्री जी कितने बड़े भविष्य वक्ता हैं। 2022 में जब हुआ तितली लग गई, तितली लग गई, इसलिए कि 2015 में जब 3 नहीं, ये बात ठीक नहीं, गठबंधन आपको अवसर मिलेगा तब आप अपनी बात रखिएगा, आपको अवसर मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। अभी सुनिए, 2017 में जब हम लोग 2015 में जब हम लोग का, ओहो ठरण यार, आप कहाँ के लिए बीच में बोल रहे हैं? 2015 में जब बिहार में गठबंधन हुआ आरजेडी का, जनता दल यू का और कांग्रेस पार्टी का, तो गृह मंत्री जी 3 महीना बिहार में कैंप किए, 3 महीना बिहार में कैंप किए। जानते हैं आप बार उधर क्यों देखते हैं? तो आप इधर बात करिए ना। तो जब गठबंधन हुआ 3 महीना भी वहां 3 महीना गृह मंत्री जी कैंप किए, 3 महीना गृह मंत्री जी कैंप किए, और 43 आम सभा इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, जो रिकॉर्ड है किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की होगी, ये रिकॉर्ड है। और सीट आया 52 गो, 52 सिमट गए। और जब इनका नहीं चला तो इन्होंने लालू जी के परिवार के यहाँ छापा मरवाने का काम किया, और जब छापा मरवाने के कारण 2017 में हमारा गठबंधन टूटा, तो 17 से 22 तक कुछ नहीं हुआ, 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ। शांति में इनके तीनों पालतू तोते शांत बैठ गए, और जैसे ही 9 अगस्त 2022 को फिर से गठबंधन हुआ, तीनों तोता चालू हो गए, तीनों तोता दौरा कर रहे, लगातार दौरा कर रहे, लगातार छापा मार रहे। अरे मारते रहो, बिहार का 40 में 40 सीट हारोगे। इसके देश के गृह मंत्री जी जो हैं वो बहुत भारी भविष्यवक्ता भी हैं, ज्योतिष का ज्ञान है उनको। अभी कह रहे थे उस दिन दिल्ली पर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इनके ज्योतिष ज्ञान का हम आपको बताते हैं। 2015 में इन्होंने गृह मंत्री जी ने, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, जी ने भविष्य बैठिए, कि जिस दिन बिहार के चुनाव की गिनती होगी उस दिन 11 बजे नीतीश कुमार जी त्याग पत्र देंगे, 12 बजे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। इनका भविष्यवाणी फेल कर गया, भविष्यवाणी फेल कर गया गृह मंत्री जी का। 52 को मात्र सीट आया। 2021 में बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, हार गए। 2022 में हिमाचल गए, वहां कहे सरकार बना रहे हैं, भविष्यवाणी फेल कर गया। कर्नाटक गए, वहां कहे 2/3 से सरकार बना रहे हैं, हार गए। 2024 भी आप जरूर हारेंगे, आपका भविष्य यही बता रहा है।